हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ इजी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक टाइप होता है, ठीक है ना। एक टाइप हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैं एक पार्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, z इजिकल टू ए 2x माइनस वाई प्लस 3z इजिकल टू बी एंड 3x माइनस 3y प्लस 5z इजिकल टू सी। ओके, तो ये तीन वेरिएबल में लिखा हुआ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहते हैं? ओके, अगर इसकी राइट हैंड साइड यानी एवरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इस इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, ठीक है ना। कितनी भी इक्वेशनें लिखी हों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो होमोजीनियस तभी होगा जब एवरी लीनियर इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जिसका एग्जांपल ये है। तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, या फिर सॉल्यूशन की नेचर क्या होती है, ठीक है ना, वो सब हमें एक मैट्रिक्स की रैंक के थ्रू बताते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको वो मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम से ही, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, आप जानते होंगे। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने बनाया था, तो यहाँ पर भी सेम लाइक वही वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि इसकी रो बनाने के लिए हम यहाँ से, ठीक है ना, ये वेरिएबल फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन होती है इसके वेरिएबलों के कोफिशिएंटों को रो वाइज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ से x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -1, ठीक है ना, बस यहाँ तक ही। फिर इसका लिखेंगे 2 -1 एंड 3, फिर इसका थर्ड का 3 -3 एंड 5, ठीक है ना। तो ये है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, बस यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमें दो मैट्रिक्स फाइंड करने पड़ते हैं, एक तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक बनाना पड़ता है हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता था, राइट हैंड साइड को एज ए कॉलम पुट करके मैट्रिक्स ए में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट जीरो है, तो जीरो रखने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस सिस्टम में केवल आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसी मैट्रिक्स की आपको रैंक फाइंड करनी पड़ती है, और इसी मैट्रिक्स की रैंक के अकॉर्डिंग हम इसके सॉल्यूशन की नेचर बताते हैं, या फिर कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो हम बताते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको एक चार्ट पर नोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो उस चार्ट को देखते हैं। तो अब देखते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब यूनिक होता है और कब इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो उसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया आपको कैसे बनाते हैं। उसकी रैंक फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है ना। रैंक फाइंड करने के बाद आपको देखना है यदि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए, ये नोटेशन होता है रैंक का, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल यानी एन के, ठीक है ना। तो होमोजीनियस सिस्टम में आप देख सकते हो वेरिएबल कितने होंगे। यदि रैंक उसकी मैट्रिक्स की बराबर आ जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो उस केस में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा यूनिक। ओके, और यदि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन आ जाती है एन से यानी नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो उस केस में सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक बात आपने देखी होगी कि जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का टाइप नहीं बना जैसा कि नॉन होमोजीनियस में बनता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। जब यूनिक होगा तो उस केस में केवल जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, यानी जो हमारे अननोन होंगे
उनकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। और जब इनफाइनाइट होंगे तो इसमें 0 से अलग भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप नोट कर सकते हो कि होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। नोट कर सकते हैं हम इस बात को कि होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब ऑलवेज सॉल्यूशन रखता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये चेक नहीं करते कि वो कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट ऑलवेज होता है, बस ये चेक करते हैं कब यूनिक होगा और कब इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम वर्क करना पड़ता है किसके मुकाबले, इन नॉन होमोजीनियस के, ठीक है ना, कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर केवल एक मैट्रिक्स बनाना है और उसकी रैंक फाइंड करनी पड़ती है, बस उसके अकॉर्डिंग हम यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है और हम कब बताते हैं कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा और इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेकर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ओके, तो इसमें क्या है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपसे पूछा गया है कि एग्जामिन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, ये दे रखा है होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, सारी 0। तो आपको देखना है इसमें कि इसका यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कौन सा एक सॉल्यूशन होगा इसमें से, और वो सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम में या तो आपसे पूछेगा कि कैसा सॉल्यूशन इसका एग्जिट करेगा, यूनिक या फिर इनफाइनाइट, और हो सकता है कि वो XYZ की उन वैल्यूओं को फाइंड भी कराए, ठीक है ना। तो हम दोनों क्वेश्चन इसमें ही एक ही क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको वही है, सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाना है जिसकी हमें रैंक फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बनाते हैं 1 3 -2 एंड 2 -1 4 1 -11 एंड 14, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे इचेलन फॉर्म में। ओके, बस यही काम करना होता है, सारी चीज़ें इचेलन फॉर्म से ही बता दी जाती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म में। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा इचेलन फॉर्म में, यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर 0 बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम इससे ऊपर वाली रो की हेल्प लेते हैं। R2 रो को लिखेंगे हम R2 - 2R1, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 एंड -6 -7 और 4 -4 यानी प्लस हो जाएगा 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 1 -11 एंड 14, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अब हमें कहाँ पर, यहाँ पर 0 बनाना है। ओके, तो R3 को लिख लेते हैं R3 - R1, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, यानी 1 3 -2 0 -7 8, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम R3 को लिखते हैं R3 - R1, ठीक है ना। 11 -3 कितने जाएंगे, -14 एंड 14 + 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कर लिया, यहाँ पर 0 बन गया। अब यहाँ पर और 0 बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फॉर्म में 0 बनानी पड़ती हैं, वो सब हम जान चुके हैं कैसे बनाते हैं। 0 -7 8, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं R3 को कैसे लिख लेते हैं, R3 देखो माइनस माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 14 बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, तभी तो 14 - 14 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें 2R2 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस पहले पॉजिटिव हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 16 -16 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा इचेलन फॉर्म में। ओके, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितनी है, 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 3, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में इसमें नंबर ऑफ 0 बना ली हमने, यानी ये हो गई मैट्रिक्स ए की इचेलन फॉर्म। तो अभी इससे हम बता सकते हैं कि इसकी मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी होगी। देखो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं कितनी है, 1 2, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
2, ठीक है ना। इचेलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती हैं, वो क्या होती है, उस मैट्रिक्स ए की रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी रैंक आ गई 2, ओके। तो सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिट करेगा ही, लेकिन वो सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, वो निर्भर करेगा कि मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगी या फिर नहीं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3, यानी n इज इक्वल टू है 3, तो ये 3 से लेस देन हो गया। तो ये हमारा कौन सा केस बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है होमोजीनियस, वो क्या रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस टाइप से सॉल्यूशन को देखते हैं कि यूनिक रखेगा या फिर इनफाइनाइट रखेगा, ठीक है ना। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर सॉल्यूशन आपको मैट्रिक्स ए की इचेलन फॉर्म लेनी पड़ती है, ठीक है ना। इचेलन फॉर्म लो, यानी कि उसको इस टाइप से लिखो, इचेलन फॉर्म मान लो ए डैश थी ये, तो ए डैश इंटू एक्स बराबर 0। ये दोबारा से एक नया सिस्टम जनरेट करते हैं, ठीक है ना, हम होमोजीनियस। फिर उसके बाद आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी कि वहाँ से आप सेपरेट करके वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही हम करते हैं। तो ये मैट्रिक्स लेते हैं इचेलन फॉर्म 1 3 -2 0 -7 8 0 0 0, ठीक है ना। और जितने हमारे अननोन हो उसके कॉलम वेक्टर बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसके बराबर होगा, 0 0 0 के, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो x + 3y - z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2z हो जाएगा ये, -7y + 8z, ठीक है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गया z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिट करते हैं तो हमें अपनी तरफ से इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की आर्बिट्रेरी वैल्यू माननी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं z की वैल्यू मान लेते हैं और फिर उस वैल्यू की हेल्प से हम एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू c इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन ये हो जाता है, ओके। अब सेकंड y निकालने के लिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी -7y + 8c इज इक्वल टू 0। तो -7y इज इक्वल टू -8c, तो y इज इक्वल टू आ गया 8/7c, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन y की वैल्यू ये आ गई। और x निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, +3 8/7c -2c बराबर 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा 2c - 24c, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा c - 24c/7। x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -10c/7, ठीक है ना। c कोई भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको इचेलन फॉर्म लेनी पड़ेगी, उसमें अपने अननोन के एक कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूओं को 0 के इक्वल रख देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ क्या करना है आपको कि किसी एक वेरिएबल को जिसको आप चाहते हो उसको ले लो, c ले लो, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी एक वैल्यू मान लेते हैं c, जैसे मैंने यहाँ z को माना है, ठीक है ना। अब z इज इक्वल टू पुट करके हमने y निकाल लिया, y और z की वैल्यू इसमें पुट कर दी, x निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आप यहाँ पर c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखते जाओ तो जो वैल्यू आएंगी एक्स वाई जेड की वो हमेशा इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।